चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स में वो डिफरेंस क्या है? सिंगल और मल्टीपल, नंबर 1। नंबर 2, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नंबर 2, Pros प्रोज and एंड cons। कॉन्स। कि भाई अगर पहला सोल्यूशन अप्लाई किया तो क्या फ़ायदे नुकसानात होंगे, और दूसरा सोल्यूशन अगर अप्लाई किया तो क्या फ़ायदे नुकसानात होंगे। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल, अगर हम उस क्रिप्टो एजेंट को लेकर चलें तो वो ये हो सकती है कि आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, मार्केट आजकल बिल्कुल सही नहीं है, सपोज करते हैं, सही है भाई, आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया, सही है। अब आपने चेन ऑफ थॉट्स में उसको क्या बोला था? मार्केट फ्लक्चुएशन, रिस्क और करंट मार्केट रेट्स अपने जहन में रखना। भाई आप अगर बिजनेस भी स्टार्ट करते हो या कहीं इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो क्या होता है, आप सिर्फ ये नहीं सोचते कि क्या इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्ट करूं। आप जब बिजनेस भी स्टार्ट करते हो तो ये नहीं सोचते सिर्फ करूं या नहीं करूं, वो तो आप सोचते हैं, लेकिन आप फिर और कॉम्प्लेक्स सोचते हैं कि यार अगर बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या अगले 6 या 10 महीने तक के सर्वाइवल के पैसे मेरे पास हैं या नहीं। अब ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, आप लोग ज़हीन लोग हैं, मार्केट आपको पता है तो आप लोग रिलेट कर रहे होंगे, सही है। क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट किया और अगर पैसे डबल हो गए तो ये तो फायदा है, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या सोचा? क्या सोचा आपने? प्रोज या एडवांटेजेस। कॉन्स आप क्या सोच सकते हैं कि अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं, पहले आपने क्रिप्टो में क्या सोचा था? मार्केट ट्रेंड देखूंगा, फ्लक्चुएशन देखूंगा, ये आपने चेन ऑफ थॉट की। अच्छा, ये ट्री ऑफ थॉट जो है ना, चेन ऑफ थॉट के ऊपर ही बना है, तो इसलिए इनमें सिमिलैरिटीज हैं। आपको अगर क्रिप्टो में, गोल्ड में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप क्या क्या सोचते हो? मेरे पास कैपिटल है कि नहीं, मार्केट आज क्या है कि नहीं, आने वाले टाइम में क्या होगी क्या नहीं होगी। लेकिन फिर आप एक और भी चीज़ सोचो, भाई इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होता है? या तो फायदा होता है या नुकसान। अगर फायदा हुआ तो मेरे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं? मैं गाड़ी खरीद लूँगा, मैं अच्छे घर में चला जाऊँगा, या एटलीस्ट और मज़ीद इन्वेस्ट कर लूँगा, उन्हीं पैसों की रोलिंग करूँगा। लेकिन फिर आप एक डिसएडवांटेज भी सोचते हो कि यार इन्वेस्टमेंट के बाद अगर पैसा डूब गया, फ़ायदा नहीं हुआ, फिर क्या होगा? ये क्या किया आपने? चेन ऑफ थॉट्स के बाद आपने क्या किया? ट्री ऑफ थॉट्स। कि आपने मल्टीपल सॉल्यूशंस भी देखे कि इन्वेस्टमेंट के बाद 2 नतीजे होते हैं, या फायदा या नुकसान। फायदा हुआ तो क्या होगा, नुकसान होगा तो क्या होगा। एक अगर आपका मेडिकल एजेंट है, सही है, डॉक्टर एजेंट है, खुदा ना खास्ता अगर किसी को डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो भाई ब्लड प्रेशर अगर किसी 35 साल के बंदे को है ना, तो उसमें डॉक्टर को ट्री ऑफ थॉट्स करना पड़ेगा कि यार अगर इसको मैंने कोई दवाई सजेस्ट की, मेडिसिन सजेस्ट की, तो क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। लेकिन अगर वही डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर किसी 70 साल के बंदे को है, तो फिर सोचने के तरीके डॉक्टर के क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। कि भाई वो 70 साल का बंदा है, 70 ईयर्स ओल्ड मैन, हो सकता है उसको कुछ और भी बीमारी हो। ऐसा ना हो कि मैं इसको ब्लड प्रेशर की कोई दवाई दूं तो उसके जो है वो माइग्रेन पे कोई फ़र्क पड़ जाए, लिवर पे कोई। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, और यही एग्जाम्पल है जो हमारे एजेंट में भी चलेगी। तो इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि भाई ब्लड प्रेशर की दवाई सजेस्ट करनी है, लेकिन एक 35 साल के बंदे को सजेस्ट करनी है, और वो बंदा भी अगर है तो वो कितना हेक्टिक काम करता है, उसकी क्या फील्ड है, और फिर 70 साल का है तो क्या फील्ड है। तो ये होते चेन ऑफ थॉट्स और ट्री ऑफ थॉट्स। दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ, सारे जवाब दें। चेन ऑफ थॉट्स, ट्री ऑफ थॉट्स में मिलती जुलती क्या चीज़ है? स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग। कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग, ताकि हमारा क्या हो, जहाँ पर भी कोई मसला हो हम फ़ौरन वहीं से LLM को पकड़ लें। यहाँ आपने गलती की है कि भाई 35 साल के बंदे को तो सही दवाई सजेस्ट की, लेकिन 70 साल के बंदे को आपने गलत दवाई दे दी, हो सकता है कहीं और उसको साइड इफेक्ट हो जाए, सही है। तो ये चीज़ है। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होगा?
लूडो की गेम की तरह आप मल्टीपल पॉसिबल वेज को सोचेंगे कि भाई जहाँ मल्टीपल पाथ्स हो, सही है, और ये सारी चीज़ें क्रिप्टो हो, फाइनेंस हो, स्टॉक एक्सचेंज हो, कोई इंग्लिश लिटरेचर हो कि भाई एक एजेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर का बहुत अच्छा जवाब दे रहा है लेकिन उर्दू लिटरेचर में वो गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं चेन ऑफ थॉट्स एंड ट्री ऑफ थॉट। 10 मिनट का ब्रेक करें, 10 मिनट बाद हम दोबारा शुरू करें। 337 347 पे दोबारा। अब छोटे छोटे हमने मेन कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, चेन ऑफ थॉट, ट्री ऑफ थॉट, दोनों की एग्जाम्पल भी हमने जो है वो जाके देख ली, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के एजेंटिक एप्लीकेशन में हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और जो है वो नॉर्मल एज अ यूज़र अगर हम GPT, ग्रॉक, जेमिनी पे जा रहे हैं तो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब आप लोग कह रहे थे कि भाई चेन ऑफ थॉट्स का तो प्रॉम्प्ट बताया, ट्री ऑफ थॉट्स का भी बताएं, तो मैं अच्छा, आपने चेन ऑफ थॉट्स में क्या बताया उसको कि भाई स्टेप बाय स्टेप थिंकिंग करो और ये चीज़ें लगे। ट्री ऑफ थॉट्स में आप LLM से परफॉर्म किस तरह करवाएंगे? ट्री ऑफ थॉट्स समझ आ गया, वेरी नाइस, सुन लिया, मैंने बोल दिया, पढ़ लिया, लेकिन अब बारी आती है कि LLM से या अपने एजेंट से किस तरह परफॉर्म करवाएं ट्री ऑफ थॉट्स। अब चेन ऑफ थॉट्स का प्रॉम्प्ट देंगे। अब थोड़े ये सही लोग हैं आप लोग, सिर्फ कहने की हद तक थोड़ी, हकीकत में भी तो है ही ना। चेन ऑफ थॉट्स में मैं इस तरह बता रहा हूं इसको, लेकिन अब आपको क्या लगता है 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड सोचें फिर जवाब दें कि ट्री ऑफ थॉट्स में LLM से किस तरह परफॉर्म करवाऊं। अब वो LLM चाहे मैं खुद एज ए यूजर उनकी GUI पे जाऊं या मेरी LLM बन के API अपनी एजेंट से कनेक्ट करवाऊं, ट्री ऑफ थॉट्स में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं? जी बताएं सर। मल्टीपल वेज और ऑप्शंस, ठीक है, तो मैं क्या प्रॉम्प्ट में लिखूं उसको? ये कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं आप, भी यही कह रहे हैं, सही है। और अगर मुझे ट्री ऑफ थॉट्स इंप्लीमेंट करवाने LLM से, होता क्या है, कब यूज होगा, क्या यूज है, सब समझ आ गया, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करवाऊं LLM से, अब ये कौन बताएगा? जी प्लीज। ठीक है, फिर आप बताएं, लेकिन बेस्ट आंसर निकालना भी तो, बताना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है, जबरदस्त, नाइस। तो अभी जो आप लोग कह रहे थे ना कि भाई ट्री ऑफ थॉट्स भी जो है वो उसका प्रॉम्प्ट किस तरह का होगा, तो ट्री ऑफ थॉट्स का भी प्रॉम्प्ट कुछ इस तरह होगा कि आपको एक्सप्लिसिटली LLM से बात करनी पड़ेगी, सही है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं या आपको कहूं कि यार अगर आप घर जाओ ना तो सदर से मत जाना, बहुत ट्रैफिक है या रोड बंद है, तो कोई दूसरा तरीका सोच लो अपने घर जाने का। तो आपने तरीका निकाल लिया हम सारे फैसल से चले जाएंगे, आपने तरीका निकाल लिया कि भाई हम PIDC से होते हुए चले जाएंगे, या आपने क्या किया ट्री ऑफ थॉट्स से कि मैंने आपको एक्सप्लिसिटली कहा कि ट्री ऑफ थॉट्स करना है, तो LLM को भी आपको एक्सप्लिसिटली बोलना पड़ेगा कि भैया मेरे पास एक मसला है, जैसे एयर पोल्यूशन कंट्रोल करने का या टैक्स कलेक्शन का या जो भी है, मुझे इसके 3 पॉसिबल वेज निकाल के दो। कितने पॉसिबल वेज? अब वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, वो मेरी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, और सबके प्रोज एंड कॉन्स भी सोचना, और जो सबसे बेस्ट है वो इम्प्लीमेंट करना। इसकी एग्जांपल पता है आपको कहाँ अच्छी मिलेगी? जब आप क्लाउड यूज़ करते हैं ना, मैं इसको बड़ा एक्सटेंसिवली मैं क्लाउड का फ़ैन, क्लाउड का और ग्रॉक का, मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब आप इससे कोई भी मसले का हल पूछते हैं ना, तो ये मसले के 3-4 हल खुद ही बता देता है अगर आपने यूज़ किया हो, और उसमें ये ब्रैकेट में लिख के भी देता है रिकमेंडेड। अब मैं यहाँ पे कोई ये क्लेम नहीं कर रहा कि वो पीछे ट्री ऑफ थॉट्स ही कर रहा होगा, बट दिखने से तो जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो यही नतीजा है कि भाई ये ट्री ऑफ थॉट्स इसी तरह जो है यहाँ पे परफॉर्म होगा, सही है। तो आप LLM को एक्सप्लिसिटली बोल सकते हो कि भाई मुझे एक मसले के 3 तरीके चाहिए,
या 4 तरीके चाहिए या 5 तरीके चाहिए, सबके प्रोज एंड कॉन निकालने। आपने देखा भी होगा अक्सर, या आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे, जब एग्जाम की तलवार आपके सर पे हम लटकाएंगे तो आप देखेंगे ट्री ऑफ थॉट्स में 2 बातें होंगी। वो क्या कि ट्री ऑफ थॉट्स और एमसीक्यूज। हाँ, एक एमसीक्यूज में ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो आपको है ना, जब आप एमसीक्यूज पढ़ रहे हो तो अपना जहन खुला रखना कि कहीं भी आपको दिखे ना थिंक स्टेप बाय स्टेप, तो मतलब चेन ऑफ थॉट्स की बात हो रही है या कोई भी सिमिलर फेस, सही है, या प्रोज एंड कॉन्स की बात हो रही है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात हो रही है, या थिंक मल्टीपल पॉसिबल वेज, इस तरह के कोई भी फ्रेज आपको दिख रहा है ना, एक तो ऑफकोर्स आपको प्रॉम्प्ट लिखते हुए भी ये लिखना है कि भाई थिंक मल्टीपल वेज और 4 मसले, 4 तरीके दो, 5 तरीके दो, ये एमसीक्यूज में भी एक्सप्लिसिटली होगा, आंखें खुली रखिएगा, ठीक है। तो बस ये था। अच्छा, ट्री ऑफ थॉट्स में आप जब आप पढ़ेंगे ना तो एमसीक्यूज में और आर्टिकल्स में, रेपोजिटरी में ये भी मिल सकता है कि ट्री। अच्छा, ट्री का क्या मतलब होता है? दरख्त। जो दरख्त में क्या चीज होती है? एक मेन जड़ और ब्रांचेस। वो जो जड़ है ना वो आपके प्रॉब्लम है कि भाई आपने बोला टैक्स कलेक्शन, एयर पोल्यूशन, ये क्या है? जड़ है जिसका आपको हल निकालो। मल्टीपल ब्रांचेस मतलब वो मल्टीपल सॉल्यूशंस जो सोचे हुए हैं हमने, सही है। तो ये सीन है, ये इन चीज़ों को जहन में रखिएगा। इसके बाद बिल्कुल एक बेसिक, 2-3 बेसिक चीज़ें। सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है, किसी को पता है? टूटे फूटे लफ्जों में भी चलेगा, कोई हैंड रेस करके बताए जी। नहीं आता, कोई बात। क्या? मुस्तकिल मिजाजी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा, और काफ़ी जो है वो आपने नियर टू एक्यूरेट बताया जी। सही है जी, प्लीज। एक ही प्रॉब्लम का अलग अलग तरीके से सोल्यूशन निकालना, ठीक है। और कोई है सेल्फ कंसिस्टेंसी, टूटे फूटे अल्फाजों में भी कोई बताए तो? ओके, चलिए। सेल्फ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जब आपको किसी भी चीज़ की श्योरिटी चाहिए, क्या चाहिए हो? किसी भी चीज़ की श्योरिटी चाहिए, यानी कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा क्या कहलाएगा? सेल्फ कंसिस्टेंसी। सेल्फ कंसिस्टेंसी क्या होता है भाई? जब हमें किसी भी चीज की व्हाट इज सेल्फ कंसिस्टेंसी, क्या होता है ये? नीड कंफर्मेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, या हाँ प्रॉब्लम कह लें या कोई भी सिनेरियो कह लें, एक ही बात है। नीड कंफर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग, ठीक हो गया। अब सपोज करें कि आपका एक फ्रेंड सर्कल है, अब आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उन 4-5 दोस्तों का कोई भी एक प्रोग्राम बन रहा है, या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का या डिनर पे जाने का। आप हर फ्रेंड सर्कल में आप बार बार पूछते हैं कि भाई पक्का है ना खाना खाने जाना है, जो प्रोग्राम बना है फार्म हाउस जाना है पिकनिक का या सुबह क्रिकेट खेलने जाने का, वो प्रोग्राम पक्का है ना। आप ये क्या करते? सवाल बार बार पूछते। क्या करते? बार बार पूछते। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए होती है, श्योरिटी चाहिए होती है। जैसे आप बार बार पूछते हैं कि एग्ज़ाम कहाँ से आएगा, तो मैं एक ही सवाल को आपको बार बार बता रहा हूँ। आपने मुझसे पूछा, आपने अमीन भाई से पूछा, आपने एक और सर टीचर से पूछा, तो आपको क्या है? श्योरिटी चाहिए कि भाई सब सेम ही जवाब दे रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ गिटहब रेपोजिटरी से एग्जाम आएगा और सर अमीन कह रहे हैं कि नहीं गिटहब रेपोजिटरी से बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जब 2-3 लोगों ने आपको सेम जवाब दिया ना, तो इसका मतलब अब आपको क्या है? एक चीज़ की
कंफर्मेशन है, श्योरिटी है। जैसे हम फ्रेंड सर्कल में पूछते हैं कि भाई आज डिनर पे जाने का प्रोग्राम फाइनल है ना, पक्का डिनर पे जो है वो आज जा रहे हैं, जाना है ना, क्योंकि हर एक फ्रेंड सर्कल में ऐसा दोस्त होता है जो अपना माइंड चेंज कर लेते लास्ट मोमेंट पे चेंज कर देता है। कराची की जबान में कहें तो टोपी करा देता है। तो आप उस फ्रेंड से क्या करेंगे, बार बार कंफर्मेशन लेंगे कि भाई आज डिनर पे जाना है या आज क्रिकेट खेलने जाना है। आपको अगर उससे श्योरिटी मिल जाए ना, तो वो क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन लेना कि भाई आपको बार बार सेम जवाब आ रहा है ना। भाई आपने मुझसे पूछा एग्ज़ाम कहाँ से आएगा, या उस दोस्त से पूछा आज खाना खाने जाना है, वो कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, फिर कभी हाँ बोल रहा है, फिर कभी ना बोल रहा है। इसका मतलब सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं कभी कह रहा हूँ हाँ गिटअप से आएगा, नहीं आएगा, पता नहीं कब होगा। श्योरिटी नहीं है आपको, मैं कोई श्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं करवा रहा आप पे। तो भाई किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन लेना जो है वो क्या कहलाता है, सेल्फ कंसिस्टेंसी। अब एजेंटिक या रियल वर्ल्ड में इसकी क्या प्रॉब्लम है। सपोज करें जैसे आजकल का मौसम चल रहा है, आपको सर दर्द है, सही है। अब सर दर्द क्या होता है, यूजुअली थोड़ी सी देर के लिए होता है, फिर ठीक हो जाता है। लेकिन आपने क्या किया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। इतने सारे होम फिक्सेस कर लिए आपने। होम फिक्सेस यानी घरेलू इलाज, होम रेमेडी। ये जो अब आपने किया डॉक्टर से कंसल्ट। आपको क्या था कि भाई नॉर्मल सर दर्द ठीक हो जाएगा, लेकिन अब जब 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा। अब आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने आपको क्या कहा कि भाई ये सर दर्द मामूली सर दर्द नहीं है, ये माइग्रेन है। ठीक है, ये क्या है, माइग्रेन है। अब आप परेशान हो गए, आप समझ रहे थे भाई हल्की फुल्की बीमारी है, डॉक्टर तो कुछ और ही बोल रहा है। अब इस तरह के जब भी कोई लाइफ में सिनेरियो होता है ना, फ़ौरन से एक डॉक्टर की नहीं मानते। या आपकी अच्छी बड़ी भली बाइक चल रही थी, गाड़ी चल रही थी, अचानक से बंद हो गई। आप एक मैकेनिक के पास ले गए, मैकेनिक ने बोला इसका इंजन फारेग है। आपने बोला क्या हो गया भाई, ऐसे कैसे चलते चलते इंजन फारेग हो गया। इसमें क्या है, आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूजन है। अब आपने मल्टीपल डॉक्टर से कंसल्ट किया कि भाई मेरे सर में दर्द है। अब जब 2-3 डॉक्टर्स ने आपको कह दिया ना कि भाई सर में जो दर्द है वो माइग्रेन की वजह से हो रहा है, अब जब 3 लोग एक बात कहेंगे ना, तो फिर उसके गलत होने के चांस बहुत कम है। फिर आपको श्योरिटी आएगी, नहीं यार जब 3 अलग अलग डॉक्टर्स कह रहे हैं ना कि माइग्रेन है, तो फिर माइग्रेन ही होगा। एक मैकेनिक को आपने अपनी गाड़ी दिखाई, उसने कहा इंजन फारेगी, आपने यकीन नहीं किया, आपने बोला क्या बोल रहा है भाई, चलते चलते अच्छी तो चल रही थी गाड़ी। आपने अलग अलग मैकेनिक से कंसल्ट किया, इंस्पेक्शन करवाई अपनी गाड़ी की। अब जब हर मैकेनिक ने, हर इंस्पेक्शन रिपोर्ट ने आपके इंजन में मसला निकाला ना, इट मीन्स अब वाकई में मसला आपके इंजन में है। तो ये है सेल्फ कंसिस्टेंसी, कि जब आपको श्योरिटी चाहिए हो कि भाई वाकई में जो ये डिसीजन आया है, वाकई में एलएलएम की तरफ से जो ये डिसीजन आया है, जैसे मैकेनिक ने, अलग अलग मैकेनिक ने बोला ना ख़राब है, अलग अलग डॉक्टर ने बोला ना नहीं माइग्रेन है, तो भाई फिर वाकई में माइग्रेन है। तो आप एलएलएम से आपने ये किया भी होगा, आपका कोड नहीं चल रहा, आपने जीपीटी से पूछा, समझ में नहीं आया, आप क्लॉड के पास गए, नहीं समझ में आया, ग्रॉक के पास गए। जब कहीं भी नहीं चल रहा ना कोड, इसका मतलब मसला आपके साथ है, आपने कुछ गलत किया। जो पुराना कोड चलता कोई सही करके ही नहीं दे रहा, फिर आप अपना कोड देखते हैं, या आपने किया होगा ना कि भाई जीपीटी से नहीं हल हो रहा, किसी से मसला हल नहीं हो रहा, कहाँ फंस गया हूँ मैं। तो ये किस चीज़ की मिसाल है, किस चीज़ की मिसाल है, सेल्फ कंसिस्टेंसी की। और इसकी एग्जाम्पल क्या है भाई, सपोज डॉक्टर, कार, इंजन, सही है। और तीसरी एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है, कोई भी क्रिप्टो, जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं, मेडिकल की तो हमने कर ली, डॉक्टर, हेडेक,
कंसल्टेशन, कार इंजन, सही है। और तीसरी एग्जाम्पल क्रिप्टो। भाई एक क्रिप्टो एक्सपर्ट से आपने पूछा, उसने बोला लगा दो मार्केट में पैसे। अब यार मल्टीपल लोगों से आप कंसल्ट करते हो ना, भाई इस एरिया में घर खरीदूं, पानी का प्रॉब्लम तो नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है, मोबाइल स्नैचिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। आपने मल्टीपल लोगों से पूछा इंक्वायरी की, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल आ सकती है, सही है। तो यहाँ पे आपको सेल्फ कंसिस्टेंसी इस तरह देखने को मिलेगी कि एक प्रॉब्लम का हल आप बार बार जो है वो LLM से पूछ रहे हो। सिंपल एक लाइन में अगर सेल्फ कंसिस्टेंसी आपको डिफाइन करनी है तो क्या होगा नीट कि भाई किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन चाहिए हो 2-3 दफ़ा, तो भाई क्या करो, सेल्फ कंसिस्टेंसी। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है, रात को 11 बज गए, सबने डिसाइड कर लिया कि भाई अगले दिन 30वां रोज़ा है, अचानक से मौलवी साहब को चांद दिख गया। अब आप सब परेशान बैठे हैं कि भाई सुबह नमाज़ पढ़नी है, शीर खुरमा खाना है या सहरी करनी है। अब आप क्या करोगे, मल्टीपल जगहों पे मैसेज करोगे, व्हाट्सएप देखोगे, न्यूज़ चैनल देखोगे, सही है। तो ये क्या है, सेल्फ कंसिस्टेंसी है। तो ये सेल्फ कंसिस्टेंसी होता है कि जब किसी चीज़ की कंफर्मेशन बार बार चाहिए हो। बराबर वाले से डिस्कस करें। इफ अ स्टोर ऑफर्स 20% डिस्काउंट ऑन अ $50 आइटम, व्हाट इज द फाइनल प्राइस। चीज़ें लिखी हुई है कि आप भाई अलग अलग तरीके से सवाल पूछ लो या श्योरिटी ले लो कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, सही है। यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई है, टू फाइंड द फाइनल प्राइस कैलकुलेट द डिस्काउंट, और जो भी है ये आप पढ़ लीजिएगा, सही है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको काम में आएगी कि अगर आपको एक प्राइस का एक प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निकालना है आफ्टर द डिस्काउंट, तो आप मल्टीपल वेज में जो है वो उससे पूछ लो। सारी बात है भाई, सारा फोकस यहाँ। अच्छा जी, सेल्फ कंसिस्टेंसी हो गया। एक हमारे पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिएक्ट। दस सेकंड में ये जो मैंने हाईलाइट किया इसको पढ़ आराम से। क्या लिखा है, रिएक्ट इज अ प्रॉम्प्टिंग स्ट्रेटेजी दैट इंटरलीव रीजनिंग स्टेप। रीजनिंग मतलब वही जो थिंकिंग, जो इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं, थॉट्स वही यानी जो सोच रहा है, विद द एक्शन। कोई चीज जहन में आ रही है, टूल कॉलिंग, API कॉलिंग, ठीक है। ये आपने कैसे बताया एक्शन, ये तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, सही है, नाइस कि आपने बताया, लेकिन कैसे आपने कह दिया API कॉलिंग कब होगी, कौन करेगा, किस सूरत में होगी, क्या ऐसी आफत आ जाएगी कि API कॉल करनी पड़ेगी। एक एक करके बोले, एक एक करके बोले जी। कट ऑफ डेट होती है LLM की डेटा की, सही है, उसके बाद अगर कोई उसके रिलेटेड क्वेरी होती है, सही है, और ठीक है। अब रिएक्ट का यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, रिएक्ट ये वो रिएक्ट नहीं है जो हमने पहले पढ़ा था Q2 में, दूसरा रिएक्ट है। व्हाट इज रिएक्ट, इसकी स्पेलिंग के REACT, ठीक है। RE का जो मतलब है वो है रीजनिंग, या दूसरे लफ्जों में थॉट्स। एक्ट का क्या मतलब है, एक्शन। रीजनिंग और एक्शन। अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि Q3 में जब हम एजेंट्स SD के पढ़ रहे थे तो हमने बहुत एक्सटेंसिवली इस चीज़ को किया है, क्या आप राजी होंगे या मना कर दें, सोच के बताएं।
Q3 में अगर हमने रीजनिंग एजेंट्स बनाए हैं, सिंपल से बनाए, वो प्रोडक्शन ग्रेड करी, नॉन PTA से सस्ते वाले तो बनाए तो हैं, क्या आप इत्तेफाक रखेंगे कि इख्तिलाफ करेंगे? कैसे? बिल्कुल। रिएक्ट का मतलब होता है कि जब भी LLM के पास से क्वेरी जाती है तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल सबसे पहले सोचता है और सोचने के बाद उस पर वो क्या करेगा? एक्शन लेगा। जैसे हम नॉर्मल डेली लाइफ में हमने बहुत सोचा हुआ है कि भाई हम ये बनेंगे, हम वो बनेंगे, हम एजेंटिक डेवलपर बनेंगे, हम क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सपर्ट बनेंगे, जो भी बनेंगे। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, सोचो और उस पर अमल करो। ये है सिंपल रीजनिंग कि भाई जो सोच रहे हो सिर्फ सोचो मत, उस पर जो है वो अमल भी करो। ये सिंपल रीजनिंग है। अब ये LLM, आपने सोचा कल मैं ऑफिस जाऊंगा, बस सोचा, लेकिन सुबह सोए रहे। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आपने सोचा सुबह ऑफिस जाना है, फिर शाम को आते हुए आपने सोचा यार ऑफिस से ये काम निपटाना है, फिर आपने बोला फिर घर जाना है। आपने ये पूरे दिन की अपनी हिरार्की सोच ली। लेकिन सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं है, सोचना है और साथ में एक्शन भी लेना है, यानी सोचो और अमल भी करो। अब ये LLM में कहाँ से बारी आई? मैंने LLM को एक क्वेरी दी या अपने एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दिया कि भाई मुझे आखिरी 10 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, गौर से सुनिएगा, मुझे आखिरी 10 दिन में या एक हफ्ते में या 2 दिन में जो ईमेल आए हैं ना, वो ला कर दे दो। अब मुझे एक बात बताएं, अब ईमेल क्या है? क्या मेरे ईमेल का जो जीमेल का जो मेरा डाटा है वो LLM के डाटा सेट में होगा? नो। क्यों नहीं होगा? देना पड़ेगा। दोबारा सुने, आपने इतना कॉन्फिडेंस जवाब नहीं दिया। एक सेकेंड, सवाल क्या था मेरा? मैंने LLM को एक प्रॉम्प्ट दिया कि मेरे जीमेल अकाउंट में जो पिछले एक हफ्ते में ईमेल आए हैं वो ला कर दे दो। क्या इसका डाटा LLM के पास होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्सनलाइज डाटा है। मैंने अगर LLM से पूछा कि भाई मुझे, जैसे सर ज़िया जेमिनी CLI की बात करके गए कि भाई मुझे जो है वो मेरे C ड्राइव में इस नाम के फोल्डर में वो वाली फाइल पड़ी है, उसका डाटा ला के दो। अब LLM क्या करेगा? ले आएगा। शायद मेरा एक फाइल सर्च का जो टूल है जो हमने पढ़ा था एजेंट्स SDK में, होस्टेड टूल्स, शायद उसको कॉल करेगा। सही है। अब आप लोगों के पास क्योंकि टेक्निकल नोहाव है ना, तो जो सामने स्क्रीन पे LLM परफॉर्म कर रहा है या जो भी आगे से आप नॉर्मल यूज़र की तरह पे कुछ यूज़ कर रहे हैं, तो अब ये सोचे कि बिहाइंड द सीन्स हो भी क्या रहा होगा। जैसे AWS इस हफ्ते डाउन हो गया, किसी को पता है AWS क्या और क्यों डाउन हुआ था? नहीं पता। AWS नहीं पता आप लोगों को क्या होगा? क्लाउड सर्विस है, वो डाउन हो गई थी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यार अगर AWS डाउन हुआ तो ऐसा क्या हुआ कि आधी दुनिया की वेबसाइट्स बंद हो गई, क्योंकि वो सब AWS का एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है, अगर मैं अपना लैपटॉप यहाँ बंद कर दूँ, आप सब इस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये स्क्रीन मेन किससे कनेक्ट है? मेरे लैपटॉप से। यानी मेरा लैपटॉप प्रोवाइडर है, AWS है, और ये वो चीज़ें जो आपके मतलब की है। अगर ये लैपटॉप से कनेक्टिविटी टूट गया तो इसका क्या मकसद? तो ये आपको पता होना चाहिए। सही है। मैं आपसे कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, इतनी दूर तक मेरी आवाज़ कैसे आ रही है? आपको पता है यार, माइक के ज़रिए, स्पीकर के ज़रिए आ रही है। तो वेब डेवलपमेंट में या AI में भी आप जो भी आप यूज़ करें, सोचा करें कि भाई इंस्टाग्राम बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, उसके सारा डाटा कहाँ स्टोर होता है? डाटाबेस में। स्टोर कहाँ होता है? डाटाबेस में। वो DB भी आपका क्लाउड का हो सकता है, वो एक अलग बात है, वो आपने बिल्कुल सही कहा। कैसे विद इन मिली सेकेंड्स इंस्टाग्राम कह सकता है कि बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड वो सर्च करता है और कहते हैं कि भाई अली नाम का यूज़र नेम अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, खैर LLM को मैंने एक ऐसी क्वेरी दी जिसमें LLM के पास मेरी क्वेरी गई, जैसे जीमेल के मुझे
ईमेल ला के दो। सेकंड, अब जब क्वेरी मेरी गई, एलएलएम इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि भाई ये वो क्वेरी है जिसका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं है। इसका एलएलएम कैसे पहुंच गया? एलएलएम ने क्या किया? पहले रीजनिंग की, सोचा, एनालाइज किया कि भाई ये क्वेरी मेरे बस की बात नहीं है। ख़त्म। अब या तो एलएलएम आपको सॉरी बोल दे या आपको जवाब ला के दे। अब वो सॉरी तो कहेगा नहीं, इतना स्मार्ट तो वो है। या हम एजेंट्स बना रहे हैं तो हम अपने कस्टमर को ये तो कहेंगे नहीं सॉरी। खैर, मैंने एलएलएम को क्वेरी भेजी, मेरी क्वेरी एनालाइज हुई कि भाई मुझसे जीमेल का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे मेरे ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस का रिकॉर्ड मंगाया जा रहा है, मुझसे कोई भी वेदर पूछा जा रहा है, ये मेरे डाटा सेट में नहीं है। अच्छा, डाटा सेट में क्यों नहीं है? क्योंकि आज जो तारीख है उससे तकरीबन 6-8 महीने पहले तक का डाटा एलएलएम के पास होता है। एलएलएम अप टू डेट नहीं होता। आज अगर अक्टूबर है तो मोस्ट प्रोबेबली फरवरी मार्च तक हमारा एलएलएम ट्रेन होता है। खैर, ये हमने Q3 में डिस्कस किया। तो एलएलएम के पास जब मेरी कोई क्वेरी जाती है ना, तो वो क्या करेगा? रीजनिंग करेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा कि भाई क्या इस क्वेरी के जवाब देने का मेरे बस में है कि नहीं। अब जब एलएलएम ने ये एनालाइज किया, अब वो क्या करेगा? टूल कॉल करेगा। क्या करेगा? एक्शन का मतलब है सोचो और अमल करो। अब अमल से मीन्स ये वो क्या अमल करेगा? या तो एक्शन के नाम पे वो कोई टूल कॉल कर ले, कॉल अ टूल या स्लैश API। अब वो कॉल करेगा कोई भी एक्सटर्नल टूल, या वो आपका डेटाबेस हो, रैग हो, कोई भी हो, PDF हो आपकी, जो भी हो। सही है। एक्शन उसने ये लिया। रीजनिंग क्या करेगा? एनालाइज द क्वेरी या प्रॉम्प्ट। एनालाइज द यूजर क्वेरी या प्रॉम्प्ट। तो उसने वो इस चीज़ को एनालाइज कर लिया। तो एलएलएम के पास कोई भी क्वेरी जाएगी, वो उस क्वेरी को एनालाइज करेगा, जवाब दे सकता है तो दे देगा। अगर उसने कोई मेरी API कॉल की, कोई भी एक्सटर्नल टूल किया, तो इट मीन्स उसने क्या किया? उसने क्या किया? रिएक्ट परफॉर्म किया। क्या किया? रिएक्ट परफॉर्म किया। ठीक है, जल्दी से रिएक्ट डिस्कस करें। आपके पास कुछ प्रॉम्प्ट लिखने के कुछ बेस्ट प्रैक्टिस इफेक्टिव वेज हैं जिसको आप यूज़ करो। हम Q3 से इस चीज़ को डिस्कस करें। सारी बातें अपन, सारा फोकस जो है वो स्क्रीन पे। सही है। मैं आपसे कहूँ कि आपका कॉन्टेक्स्ट एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का एग्जाम होगा, ठीक है? क्या ये इंफॉर्मेशन इनफ है आपके लिए? नो। कैसे? मैं कह तो दिया एग्जाम होगा, तैयारी करो, जाएं। डेट, टाइम, वेन्यू, ऑन साइट, ऑनलाइन, कहाँ से सिलेबस, जो भी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई, या मैं आपको कहूं कि एक ईमेल लिखो, तो क्या ये इंफॉर्मेशन काफ़ी है? क्यों? बता दो दिया, ईमेल लिखो, जाए लिखें। ईमेल जब लिखना होता है तो क्या सब्जेक्ट होगा, क्या बॉडी होगी, क्या CC होगा, क्या कोई फाइल अटैचमेंट होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैं आपसे कहूँ या आपसे कोई आपका जो भी कंपनी जैसे होती है कहे, कुछ भी आपको कोई घूमने जाना हो या कुछ खाना बनाना हो, तो आपने कुछ भी कह दिया कि आज कुछ खाने का दिल कर रहा है। आप कोई भी होटल में गए, आपने वेटर से कहा खाना ले आओ, काफ़ी है ये इन्फॉर्मेशन? नहीं, आपको स्पेसिफिक होके बताना पड़ता है कि भाई क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए और किस तरह चाहिए। अब अगर मैं डीप सीक पे आऊँ, थिंकिंग मोड इसका ऑन है, यानी एलएलएम क्या सोच रहा है मैं देख सकता हूँ। मैंने इसको लिखा राइट एन ईमेल, क्वेरी मैंने कर दी अपनी फायर। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये कोई ईमेल लिख के देता है। अब ये सोच रहा है, मैंने जो आपसे क्या बात कही थी अभी 1 घंटा पहले कि भाई एलएलएम क्या सोचता है, ये आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ये ग्रॉक में भी है और ये GPT में भी आई थिंक है। सही है, मैं ज़्यादातर यही 2 चीज़ें यूज़ करता हूँ, तो मैं इसका बेहतर बता सकता हूँ। मैंने लिखा, क्या प्रॉम्प्ट लिखा भैया? राइट एन ईमेल। और ईमेल लिखने के बाद अब देखते हैं कि एलएलएम को क्या क्या मुश्किल हुई या क्या आसानियाँ हुई। द यूज़र रिक्वेस्ट वॉज वेरी ब्रीफ।
just write an email. This is too vague and this is too vague to act on directly. I need I need to clarify the purpose and the context to provide a useful response. यानी जो आपने अभी सवाल उठाया ना कि ईमेल लिखना है तो किसको लिखना है, क्या लिखना है, क्यों लिखना है, LLM भी यही पूछ रहा है. लेकिन अगर मैं LLM से ये लिखूं कि राइट एन ईमेल टू माय मैनेजर रिक्वेस्टिंग, अभी आपको अब सही है, मैनेजर रिक्वेस्टिंग हिम टू रीस्केड्यूल द मीटिंग टाइम बिकॉज आई हैव एन appointment with the doctor at the same time. The tone should be polite. should be professional and polite. अब कौन सा वाला प्रॉम्प्ट ज़्यादा बेहतर है, राइट एन ईमेल या ये वाला? This one. ये वाला. इसमें मैं और भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई, मैं इसमें और चीज़ें क्या ऐड कर सकता हूँ कि भाई इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए और ये सारी चीज़. अगर कोई अटैचमेंट भेजनी है तो प्रूफ के लिए जो है वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट का जो भी है वो स्लिप भेजी जो भी. अब मैंने अगर ये क्वेरी फायर की तो आपने अभी सिर्फ इतना देखा कि ऊपर वाले जो हमने प्रॉम्प्ट लिखा उसमें क्या रिस्पॉन्स आया. अब अगर आप देखें कि इस प्रॉम्प्ट के बाद LLM को क्या क्लैरिफाई हुआ, क्या चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हुई उसके लिए, क्या उसके लिए आसानियाँ हुई, तो वो हम इधर आके देख लेते हैं. द यूज़र नीड्स अ प्रोफेशनल ईमेल टू रीस्केड्यूल अ मीटिंग ड्यू टू डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट. द टोन शुड बी पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल. आई कैन स्ट्रक्चर इट क्लियरली, सब्जेक्ट लाइन पोलाइट, ओपनिंग, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो भी है. अब आपने देखा कि मैं अगर आपसे कहूँ तो जो आपके सवाल थे ना कि ईमेल लिखो, LLM के भी वही थे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको ये ईमेल लिखो इस वजह से, तो आप लिख दोगे. तो सीधा साधा अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका भी यही होता है. ठीक है. और यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट वही है, बी स्पेसिफिक एंड क्लियर. जैसे मैं स्पेसिफिक और क्लियर हो ना, ये लिखना है, यूँ लिखना है, इतना लिखना है. यूज एक्शन वर्ब्स, मैंने आपको लिखा पढ़ाई करो. डू स्टडी क्या है, एक्शन वर्ब. मैंने आपको लिखा जेनरेट या समराइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन टुडेज क्लास, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, समराइज. मैंने आपको लिखा जेनरेट एनी 10 सॉलिड अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग ओपन AI एजेंट्स SDK, तो इसमें एक्शन वर्ब क्या हुआ, जेनरेट. तो ये होता है जो है वो आपका बात करने का तरीका. राइट एन ईमेल, तो इसमें जो अभी मैंने लिखा एक्शन वर्ब, उसमें क्या है, राइट. एक्शन वर्ब था राइट. तीसरी चीज, LLM को बताओ करना क्या है, LLM को क्या नहीं करना है ये मत बताओ, या बिल्कुल आखिरी में जाके थोड़ा सा बता दो. जैसे मैं आपको कहूँ ना कि भाई पढ़ाई इस तरह करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो ये आपके लिए यूज़फुल है. अगर मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ ना कि सुस्ती नहीं करनी, तो आप कहेंगे ये तो हमको भी पता है, कुछ नया बताएं. सही है. मैं आपको बताऊँगा पढ़ाई ऐसे करनी है, ये प्रोजेक्ट्स बनाना है, इस तरह इसको मार्केट करना है. सही है. ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको LLM को बताना है कि करना क्या है. फिर यूज़, ये वही बात जो हमने अभी कही, यूज़ इंस्ट्रक्शन ओवर कंस्ट्रेंट्स. इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या करना है वो बताओ, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है क्या नहीं करना है. सही है. तो ये चीज़ है. अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, हाउ टू राइट एन इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स, तो सबसे पहले क्या चीज़ आती है भाई, सही है, बी
स्पेसिफिक एंड Clear. क्लियर कि भाई करना क्या है, ईमेल करना है, एग्ज़ाम की तैयारी करनी है या क्या चीज़। अजान हो रही है? ओके, 5 मिनट हम इसको फिर फ़ौरन से वाइंड अप करते हैं, फिर हम डिस्कस करते हैं जो हमारी डिस्कशन थी कि भाई प्रोजेक्ट्स किस तरह बनाना है। What to do? Avoid telling. Not to do. Avoid telling Not to do. AI what not to do. ओके, तीसरी चीज़ हमने क्या लिखी? तीसरी चीज़ भी हमने देखी थी, यूज एक्शन वर्ब्स। यूज एक्शन Word. वर्ब्स। एक्शन वर्ब्स का क्या मतलब है? वो अल्फाज जो कि कोई एक्शन लेने पे आपको फोर्स करें, कि जनरेट, समरी, एनालाइज, सही है, ये सारी चीज़ें जो है वो, और भी काफ़ी सारे एक्शन वर्ब्स हो सकते हैं वो। चौथी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स व्हेन पॉसिबल। वही बात जो हमारी सबसे पहले शुरू हुई थी कि भाई अगर बिरयानी बनानी है, कोई रेफरेंस देना है तो अम्मी को बताओ पिछली बार जैसी जैसी तीखी थी वैसे, या पिछली बार जैसी मत बनाइएगा, बहुत तीखी हो गई थी, थोड़ा सा मसाला हल्का, या जो हमने शुरू में v0.dev या लवेबल की बात की वो, सही है। प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, प्रोवाइड एग्जाम्पल्स, और इसकी क्या एग्जाम्पल है? EXAMPL के प्रोवाइडिंग द स्पेसिफिक डिज़ाइन रेफरेंस टू लवेबल या v0.dev, और यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट डिज़ाइन टू कोड, सही है। एग्जाम्पल यदि प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर कि भाई सबसे पहले एआई को बताओ करना क्या है, कोई कॉन्टेक्स्ट हो, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट के भाई टोन अपनी पोलाइट रखना, जैसे अभी हमने बताया। हमने एक टास्क क्या बताया, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस प्रॉम्प्ट में क्या टास्क है, आ रहा है ना यहाँ पे? हाँ, ये प्रॉम्प्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। इस प्रॉम्प्ट में मैं आपको पूछूं कि टास्क क्या है एआई के लिए, Write एंड email. ईमेल, ठीक है। अब अगर मैं आपसे दोबारा रेपो पे आऊँ, मैं कॉन्टेक्स्ट, क्या कॉन्टेक्स्ट है? Background. ईमेल लिखनी है, मैनेजर और ईमेल है कि भाई मेरे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर दो मेरा मीटिंग का time. टाइम। एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट एक और बन सकता है, सोचे क्या अपॉइंटमेंट क्या कहा अभी किसी? अपॉइंटमेंट विद डॉक्टर डॉक्टर, कि भाई डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है ना, इसलिए ईमेल, इसलिए जो है वो मीटिंग मेरी रीस्केड्यूल कर दो। और फॉर्मेट, हाउ यू वांट द आउटपुट स्ट्रक्चर, ये हमने डिफाइन नहीं किया, ये आप कर सकते हैं। 5 पॉइंट में लिख दो, या एक पैराग्राफ लिखो 5 लाइन का, 2 पैराग्राफ लिखो 4-4 लाइन के, इस तरह आप लिख सकते हो। एग्जाम्पल अभी इसमें कुछ है नहीं ईमेल में, तो हमने लिख दिया। यूज़ स्ट्रक्चर ओवर कंस्ट्रेंट, कि भाई बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको छोड़ दो। अवॉइड में ये, और कंट्रोल आउटपुट फॉर्मेट जो आपने बताया। खैर, यूज़ वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब है कि भाई आपने एक प्रॉम्प्ट लिख दिया, उसको संभाल के रख दिया। आपका काम, आप सपोज करें फ्रंट एंड डेवलपर है जो डिज़ाइन को कन्वर्ट करता है कोड में, या एक बैक एंड डेवलपर है जो क्या करता है, APIs लिखता है। बैक एंड डेवलपर है तो पाइथन भी आती है, जावास्क्रिप्ट की Node.js भी आती है, PHP भी आती है। सपोज करें कि आपने क्या किया, एक प्रॉम्प्ट को सोच लिया, समझ लिया, जब वो रिस्पॉन्स आ रहा है ना LLM का, आप इस नतीजे पे पहुंचे कि यार ये जो मेरा प्रॉम्प्ट है ना, ये बेस्ट काम करता है। क्या करता है ये प्रॉम्प्ट? मेरा बेस्ट काम करता है। अब क्या करेंगे, आप उस प्रॉम्प्ट में है ना वेरिएबल्स बना देंगे। क्या बना देंगे? वेरिएबल्स। जैसे सपोज करें मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखता हूँ। मैंने लिखा राइट एन API इन पाइथन,
implement all the best practices while developing the API. Implement all the best practices like rate limiting and spamming. सही है? The API should be optimized and so on. अभी मैंने ये लिखा, मुझे अब मैंने ये फाइंड आउट कर लिया. अच्छा, the API should be having the post method. The parameters should be from Pydantic class. ठीक है, ये मैंने एक प्रॉम्प्ट अभी सोचा, अभी लिख दिया. अब ये प्रॉम्प्ट का नतीजा मुझे ये मिला कि ये इतना अच्छा प्रॉम्प्ट है कि हर दफ़ा मुझे बिल्कुल साफ सुथरी सोफिस्टिकेटेड APIs लिख के देता है. अब ये प्रॉम्प्ट मेरा चल गया. मैं चाहता हूँ इस प्रॉम्प्ट को क्या करूँ, संभाल के रखूँ, हमेशा अपने लिए यूज़ करूँ और दूसरों के साथ भी इसको शेयर कर दूँ ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठाएं. लेकिन सपोज करें भाई, ये अगर इसमें देखें ना तो इसमें थोड़ी लिमिटेशन है. कोई बता सकते क्या लिमिटेशन है? सिर्फ पाइथन में ही लिखेगा, सिर्फ पोस्ट मेथड ही बताएगा, सिर्फ पाइडेंटिक की ही क्लास यूज़ करेगा. अब सपोज रेट लिमिट, अब सपोज करें मैं तो API पाइथन में लिख रहा हूँ, आप में से अगर कोई PHP में लिख रहा है, कोई जावास्क्रिप्ट Node.js में लिख रहा है, तो ये प्रॉम्प्ट आपके लिए भी फ़ायदेमंद है. लेकिन इस प्रॉम्प्ट में क्या है, कुछ लिमिटेशन है. क्या है? लिमिटेशन है. तो जब मैं आपको ये प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करूँगा ना, तो आपको एक चीज़ बोल दूँगा कि भाई एक काम करना, ये मेरे लिए तो पाइथन है, अपने लिए क्या करना, PHP या जावास्क्रिप्ट लिख देना. मेरे लिए ये API क्या कर रही है, एक पोस्ट मेथड कर रही है. अगर आप डिलीट इंप्लीमेंट कर रहे हो ना, आप यहाँ डिलीट लिख देना. मेरे पैरामीटर्स पाइडेंटिक से वैलिडेट होके आएंगे. हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए हो, हमने एजेंट्स SDK की डॉक्यूमेंटेशन में देखा था ना, डाटा क्लास और फिर क्लास थी नीचे. हो सकता है आपको डाटा क्लास चाहिए हो, एक डाटा क्लास भी ना चाहिए, अपनी कस्टमाइज कोई क्लास चाहिए, अपनी खुद से हाथ की बनाई हुई. अब अगर आपको ये करना है तो आप कैसे करेंगे? अब अगर मुझे इसको सेम प्रॉम्प्ट को अगर भैया वेरिएबल्स में करना है, ताकि दुनिया, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आपने जो प्रोग्रामिंग में पढ़ा ना, यहाँ भी वही है कि जब भी एक जगह वैल्यू चेंज हो, हर जगह या खुद ही ऑटोमेटिकली वैल्यू पहुँच जाए. तो मैं यहाँ पाइथन की जगह लिख दूंगा, कितने कर्ली ब्रैकेट है यहाँ पे, 1. तो मैं यहाँ लिख दूंगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अब जब आप इस कर्ली ब्रैकेट को देखेंगे ना एज अ डेवलपर, आपको पता चल जाएगा यहाँ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है. आप जब यहाँ देखेंगे ना, कहाँ गया पोस्ट मेथड, मैं यहाँ लिख दूंगा API मेथड. आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से पता चल जाएगा कि यहाँ मेथड की बात हो रही है, तो आप गेट लगा दे, पोस्ट लगा दे, पुट लगा दे, डिलीट लगा दे, पैच लगा दे. पाइडेंटिक लिखा है मैंने यहाँ लिख दिया कुछ भी, फॉर एग्जांपल वैलिडेशन क्लास. सही है. अब ये क्या हो गया, अब ये प्रॉम्प्ट क्या हो गया, इजी टू इम्प्लीमेंट हो गया. जैसे इसकी क्लासिक एग्जांपल हो सकती है जब आप यूज़ करते थे क्या भैया, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट. आपने जो पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट, जो ओपन एजेंट्स SDK में पढ़ा है. आप सपोज वहाँ किसी यूज़र का नेम पास कर रहे हैं डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस में, मेरा नाम अली, आप सबका नाम अली थोड़ी है. हो सकता है आपके यूज़र का, आपके क्लाइंट का नाम डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे F स्ट्रिंग लगा के वो चीज़ें कर दी. तो ये चीज़ें हैं भैया कि भाई आपको जो है वो यहाँ पे वेरिएबल्स भी यूज़ करने पड़ते हैं. डिस्कशन हमारी ख़त्म. अब आते हैं मेन मुद्दे पे जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा. कोड आपके साथ, प्रॉम्प्ट, हर चीज़ शेयर हो जाएगी. बात आ रही थी हमारी, हमने रोकी थी प्रोजेक्ट्स बनाने पे.